हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिट 4 एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखने वाले हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो भी हैं एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष, दिसंबर में जेआरएफ भी होगा, डोंट वरी। जो चीज़ हमें मिल गई है, अगर देखिए आगे बढ़ना है तो उसका एक नियम होता है कि आपको पहले तो जो चीज़ मिली है, जो आपके पास है, उसके लिए आप खुशी मनाइए, उसके लिए खुश रहिए, उसका सम्मान कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, जो कि आप कर रहे हैं सभी। ठीक है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सभी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली दिसंबर आपका है, दिसंबर में जेआरएफ आपका है। समझ रहे हैं बात? तो आज हम इन्वायरमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बस 2 मिनट का हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल होगा जेआरएफ। ठीक है, गुड इवनिंग। इन्वायरमेंट के काफ़ी टॉपिक हम यूट्यूब में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये यूनिट वहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगी, आप सभी अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, सुबह जो 10 बजे क्लास होती है। इन्वायरमेंट के संरक्षण से संबंधित आपने बहुत सारे कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स का नाम सुना होगा, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, एजेंडा 21 है, ठीक है, अर्थ समिट है, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट का नाम सुना होगा। तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, इनकी संख्या वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेसिफिक रूप से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है वो आज इस क्लास में आपका कवर होने वाला है। जितना इस क्लास में हम कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स को देख लेंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन इतना ही करना है। अगर हमारा कोई टारगेट है और हम उस तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला कि अब आप बेइंतहा जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं, उतनी मेहनत कर सकते हैं, उतना पढ़ सकते हैं, उतना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से हमें देखना होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी। सबसे पहला जो इन्वायरमेंटल एक कन्वेंशन है जो वैश्विक स्तर पर काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था वो यही है, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 1972 में ये हुआ था। इससे पहले भी कुछ चर्चाएं हुई थीं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे शुरुआती स्तर का बड़े पैमाने पर चर्चा मानी जाती है, जिस पर हमें हमारा ध्यान गया जिस समय पर, कि पर्यावरण के संरक्षण को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर पर्यावरण है तो हम हैं, हम नहीं, मतलब पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। इसलिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इसका ये ऑफिशियल नाम है, और इसे इन जनरल हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्फ्रेंस 5 से 14 जून के बीच में 1972 में हुई थी।
आप डेट भी याद रखेंगे इस केस में और ईयर भी याद रखेंगे, ठीक है। जय श्री राम। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या है, क्यों ये कॉन्फ्रेंस की गई थी? स्टिमुलेटिंग एंड प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर एक्शंस बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्वेट करने के लिए या संरक्षण करने के लिए पर्यावरण का क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसमें इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस को जो हेड किया था, इस कॉन्फ्रेंस के जो हेड थे मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, इनका नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने ये सेक्रेटरी जनरल रहे इस कॉन्फ्रेंस के, ये कैनेडियन डिप्लोमेट थे। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है इनका नाम। तो 1972 में हुई थी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी, 5 से 14 जून के बीच में 1972 में। मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग का नाम, और कुछ गाइडलाइंस हैं इसमें जो आपको, ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी हम कहते हैं इसको, इसमें कुछ एक्शन प्लान बताए गए ह्यूमन इन्वायरमेंट से संबंधित। एक्शन प्लान क्या करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट संरक्षित रहे, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन्होंने जो एक्शन प्लान बताए उनके 3 कैटेगरीज बताई। ये कैटेगरीज ध्यान रखेंगे, ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होंगी कुछ, इंटरनेशनल मेजर टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको इनमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये पॉइंट्स ये एक्शन प्लान के तहत आते हैं। 3 कैटेगरीज एक्शन प्लान की बताई गई हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और उनके 3 बुलेट पॉइंट्स ये हैं, बस बहुत कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही देखिए, ये तो एक्शन प्लान है कि हमारा ये एक्शन है, हम ये करेंगे, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन भी इन्होंने बताई। रिकमेंडेशन का मतलब अनुशंसा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि ये बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आपको ये तरीका रिकमेंडेड है, नोट्स बनाना इस तरह से रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन का मतलब है कि ऐसा आप कर सकते हैं, मेरी इसमें ये राय है। तो वैसे ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से 109 रिकमेंडेशंस आई थी। क्या वो 109 रिकमेंडेशन आपको याद रखनी है या देखनी है? बिल्कुल नहीं, बस पता होना चाहिए कि 109 रिकमेंडेशन इस कॉन्फ्रेंस से आई हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। वो कंट्रीज़ के ऊपर है, फिर वो इसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? प्रिंसिपल्स, इसके कुछ नियम भी थे। इस कॉन्फ्रेंस से, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से या कॉन्फ्रेंस से टोटल 26 प्रिंसिपल्स भी निकल के आए। कितने हैं टोटल? 26 प्रिंसिपल्स। और ये 26 प्रिंसिपल आपको याद नहीं रखने हैं, बस याद रखना है ये कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स 26 हैं। अगर आपसे रिकमेंडेशन पूछे तो 109 है, एक्शन प्लान पूछे 3 कैटेगरी है। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। आपको ये प्रिंसिपल तक भी याद नहीं रखने हैं, नंबर याद होना चाहिए कि टोटल 26 हैं। ह्यूमन राइट्स के संबंध में बात है, नेचुरल रिसोर्सेज के संबंध में बात है, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है नेचुरल रिसोर्स को रिन्यूएबल करने की, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की बात है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है, पोल्यूशन के ऊपर चर्चा की गई है, डैमेजिंग ओशन पोल्यूशन, इन सब चीज़ों पर, मतलब इन्वायरमेंट है। ओवरऑल जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्वायरमेंट से ही होंगे, पोल्यूशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, रिसोर्सेज से संबंधित, ह्यूमन राइट्स से संबंधित, इस तरह के इसमें प्रिंसिपल्स हैं। 26 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। ये सब याद नहीं रखने, नंबर याद रखने, जैसे मैंने आपको भी बताया। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इससे भी एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सवाल बनेगा? आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें सवाल देखे होंगे, बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे। 4 इस तरह से नाम लिखे होंगे, लिखा होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंट डे, पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल। उनका ईयर मैच कीजिए, आप मैच कर देंगे।
या फिर इनमें से किसी एक की खास बात लिखी होगी, बताइए इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस या प्रोटोकॉल है जिसमें ओजोन के डिप्लेशन पर रोक लगाने की बात की गई है। मतलब ओजोन गैस जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती हैं, ऐसी गैसेस कौन सी हैं, इनके रोक लगाने पर बात की गई है। यह आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये किस डेट से किस डेट तक चला था, कौन इसके सेक्रेटरी जनरल थे। इस तरह की बातें, बहुत सिंपल सी बातें, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये आपसे पूछेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप देखिए 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद 2 साल के बाद 1974 में 1974 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था। और हर एक इन्वायरमेंट डे की, हर साल इन्वायरमेंट डे अलग अलग होस्ट सिटी में होता है। तो इस साल पहला जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था, इसका जो थीम थी ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम रही। ये थीम याद रखना। और हर साल 1974 से ये अलग अलग होस्ट सिटी में, अलग अलग कंट्रीज में होता है जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। किस डेट को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून को। ये आप सभी को मालूम है। इसमें किन चीज़ों पर चर्चा होती है? मरीन पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह के जो एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज हैं उन पर इसमें चर्चा होती है। और हर साल एक नई थीम होती है, एक नई होस्ट सिटी होती है जहाँ पर ये होता है एनवायरनमेंट डे। 5 जून को होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? पहली बात, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर क्या होती है? देखिए, ओजोन लेयर का मतलब है, देखिए ये हमारी अगर पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं अलग अलग लेयर्स हमें एटमॉस्फेयर की मिलती हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर होगा, और फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में एक गैस है जो ज़्यादा मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर, और ये जो गैस है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ज़्यादा मिलती है। तो कुछ भाग इसका ट्रोपोस्फीयर में भी है, लेकिन अधिकतर भाग इसका स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है। यहाँ पर एक गैस मिलती है जिसको कहते हैं ओजोन। O3 भी हम कह सकते हैं, ओजोन गैस। ठीक है। इस ओजोन गैस का क्या काम होता है कि ये पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। किस चीज़ से हमें ये प्रोटेक्ट करती है? ये हमें सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको ये रोक लेती है, यहीं पर ट्रैप कर लेगी, यहीं पर रोक लेगी यूवी रेस से। यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें। ठीक है। इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये किरणें, अगर ये रेज पृथ्वी तक आ जाएंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो सॉफ्ट क्रॉप हैं वो डैमेज हो जाएंगी, स्किन कैंसर मनुष्य को हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं। और अल्टीमेटली इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी कि पृथ्वी जीवन जीने लायक ही नहीं बचेगी। जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं जिसमें हम जी सकते हैं, हमारे लिए अनुकूल है, ये ऐसा नहीं बचेगा अगर ये लेयर ना होती। जैसे अब ये लेयर क्या है? ये ओजोन की लेयर है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 एटम अगर मिल जाते हैं तो वो बन जाती है O3। 2 मिलते हैं तो वो बनती है O2, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं। ये O2 है, 2 एटम मिलते हैं। जब 3 एटम मिलते हैं तो ये ओजोन बन जाती है। इसीलिए ओजोन को ट्राई एटॉमिक गैस बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, नेचुरल तो ऐसे कम रीज़न है, लेकिन मनुष्य के एक्टिविटीज़ की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से,
बहुत सारी ऐसी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं जो नेचुरल नहीं है, जो मानव जनित हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं, इतनी सारी गाड़ियां हम चलाते हैं, उससे कार्बन रिलीज होता है, हम फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन जितना भी होता है, कार्बन जो रिलीज होता है। अब मान लीजिए कि ये 3 एटम मिलने थे, तो 3 एटम मिलके ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ये 3 एटम ना मिले, CO2, कार्बन का 1 एटम मिल जाए, ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाए, तो यहाँ पर ओजोन बनने के बजाय CO2 बन जाएगी। ऐसा होगा ना, अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में होगा, कार्बन के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है। ये जो ओजोन ऑक्सीजन का एटम होता है बहुत जल्दी से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं बन पाएगी, और ऐसा लगातार चलता रहता है। अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा एक होल है जिसको ओजोन होल बोलते हैं। ओजोन होल का मतलब क्या है कि जहाँ पर ओजोन नहीं पाई जाती है, या फिर ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस काफ़ी कम डेंसिटी में है। ये कोई एक कपड़े की तरह नहीं है कि इसमें कोई छेद हो गया है। अभी यहाँ पर भी तो गैस है, जैसे हम कहते हैं ना ओजोन छिद्र, तो ओजोन छिद्र सुनने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कपड़ा है जो फटा हुआ होगा। ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अभी यहाँ पर भी देखिए गैस है ना, यहाँ पर कभी यहाँ हमें कोई होल नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा कपड़ा सा होगा, उसमें कोई होल होगा? ऐसा नहीं है। ओजोन होल सुनने से ऐसा लगता है। असल में बात यह है कि यहाँ पर गैसेस हैं, तो यहाँ पर गैसेस की जो डेंसिटी है या फिर उनकी जो मात्रा है, पार्ट पर मिलियन में, पार्ट पर बिलियन में एक निश्चित मात्रा होती है। तो अगर वो निश्चित मात्रा से कम है तो हम क्या कह देते हैं? अगर किसी क्षेत्र में ये ऑक्सीजन या ओजोन की निश्चित मात्रा से कम है, जैसा अंटार्कटिका में पाया गया, तो कहा गया कि बहुत ही कम है। कम तो छोड़िए, बहुत कम है, विरल है एकदम, डेंसिटी बिल्कुल ही कम है। तो इसको कहा गया कि ये होल है, एक तरीके से होल हो गया एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन होल नाम यहाँ से आ गया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स किए जिनके नाम हम अब देखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस गैस को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने चारों तरफ, हम लगातार अपने कंजम्पशन करते रहेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगे रहेंगे, और इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए तो नुकसानदायी है। मनुष्य जो भी करता है ना, मनुष्य बहुत शातिर है, वो जो भी करता है वो बस अपने लिए करता है। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करते हैं, हम इनडायरेक्टली अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमसे ये सब चीज़ें ना जुड़ी होती तो हम ये सब कभी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये देखिए वियना कन्वेंशन इस संबंध में सबसे पहला है। 22 मार्च 1985 को ये साइन हुआ था वियना में, इफेक्टिव हुआ 22 सितंबर 1988 को। ये आप ध्यान रखेंगे। किस लिए है ये वियना कन्वेंशन? ये कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने की तरफ इनका ध्यान है इस कन्वेंशन का। 85 में ये साइन हुआ था, ध्यान रखेंगे। किन गैसेस को रिड्यूस करने की, कम करने की इसमें बात की गई है, इनका आप ध्यान रखिए। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, ठीक है, इन गैसेस को यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की गई है। इसी में आगे इसमें और ज़्यादा संशोधन के साथ और ज़्यादा रिसर्च और गैसेस को इसमें आइडेंटिफाई किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है इसके बाद। वियना कन्वेंशन 85 में, और 85 में ही अंटार्कटिका होल फाइंड आउट किया गया था। और 85 के बाद 87 में, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये 2 साल बाद हुआ था। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर बात है, इसमें कुछ और भी गैसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब आता है देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब हम देखेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? क्या बुलेट पॉइंट्स याद रखने, बिल्कुल, बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बताइए क्या आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? बताइए।
ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब 2 साल बाद होता है फिर इसके बाद 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा का एक शहर है ये मॉन्ट्रियल, वहाँ पर ये कन्वेंशन होता है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं या ओजोन के इस ट्राई एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं बनने दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया और कहा कि इसको कम करना है हमें। अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो ओजोन लेयर प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, जिससे तो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और इसके अल्टीमेटली नुकसान हम ही को है। तो हमने ये ट्रिटी साइन करी जो इससे पहले वियना कन्वेंशन हुआ था 85 में, उसी को और आगे और ज़्यादा स्ट्रेंथन इसमें किया गया था और कई सारे इसमें संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे। 86 में साइन हुआ, फिर उसके बाद 90 में, 92 में, 93 में, 95 में, 97 में, 98 में, 99, 2016, बहुत बार इसमें संशोधन हुए हैं। इफेक्टिव कब से हुआ है ये? 1989 में ये इफेक्टिव हुआ है। इससे संबंधित कुछ बातें, पहली बात तो देखिए, इसमें CFC के प्रोडक्शन पर, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, इनके प्रोडक्शन को फ्रीज करने की बात की गई। ये कहा गया कि हमें 86 के लेवल से ये जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स 20%। ये जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हमें इनका प्रोडक्शन, इन सिंथेटिक केमिकल्स का प्रोडक्शन, ये नेचुरल नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस से बन जाते हैं, ओके, 20% से कम करना है। कब तक? बाय द एंड ऑफ 1993। साथ ही इसमें यह भी बात की गई कि 30% हमें कट करना है प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल बाय 1998। 93 तक 20% इनका प्रोडक्शन कम करना है और 1998 तक 30% रिड्यूस करना है, 30% तक, ओके। टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हेलोजेनेटेड गैसेस, यही जो CFC गैसेस हैं, एट 1986 लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1992। इनके प्रोडक्शन पर भी जो हेलोजेनेटेड गैसेस हैं इनके फ्रीज करना है, इनको कम करना है। और 1999 तक, 1999 तक हमें 50% तक इनको रिड्यूस करना होगा, 50% तक। कौन कौन सी वो गैसेस हैं? इन 3 गैसेस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई है। जहां वियना कन्वेंशन में CFC पर बात की गई थी, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 3 गैसेस हैं, ठीक है, CFC, HFCs, HCFCs और HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये 3 गैसेस के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अपना नोट्स बनाते हुए आप बिल्कुल ही हिंदी या बिल्कुल इंग्लिश ऐसा मत क्या करें। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में उसको बनाया करें। जैसे अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये इंग्लिश में ज़्यादा सही मुझे याद रहेगा तो उसको इंग्लिश में लिखिए। जहाँ पर लगता है कि हिंदी में याद रहना ठीक है, कि हिंदी में ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उसको वैसे ही लिखिए। जैसा हम आम तौर पे बोलते हैं वैसा ही आप नोट्स बनाया करें। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अगर हम हिंदी मीडियम से तो हम पूरा ही हिंदी में ही लिखना है, ये कहीं रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। या फिर अगर हम इंग्लिश मीडियम से तो पूरा ही इंग्लिश में लिखना है। आपको जैसा याद रह सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हिंदी से ही बनाना है या इंग्लिश से ही बनाना है नोट्स, जैसा हमें याद रहता है। अगर आप देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए सभी, तो क्या हम आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल शुद्ध रूप से हिंदी ही बोलते हैं? हम कभी कोई इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं? बताइए, ऐसा तो नहीं है ना। तो जैसा हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी भाषा होती है, बीच बीच में इंग्लिश के टर्म भी होते हैं, तो उनको आप नोट किया करें, तो वैसे ही नोट्स बनाया करें।
अगर वैसे ही नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेंगे और याद भी रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। और पेपर में क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई शब्द लिखा है, अब जैसे मान लीजिए ये प्रोटोकॉल है, अब इस प्रोटोकॉल की हिंदी क्या होगी, ट्रांसलेट होकर पता नहीं क्या होगा, तो इसको प्रोटोकॉल को ऐसे भी लिख देगा। अब जिसने शुद्ध रूप से हिंदी याद किया होगा उसको ये प्रॉब्लम होगी कि प्रोटोकॉल क्या है। ऐसे भी एग्जाम में आता है, और ऐसा नहीं कि ये मजाक वाली बात है, जेन्युइनली ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाता है। वो हिंदी में ऐसे ही लिख देते हैं इंग्लिश को, जब कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं मिलता है उनको ट्रांसलेट करके, तो वो ऐसा ही लिख देते हैं। जैसा आपको सही लगता है नोट्स बनाते हुए, नोट्स बनाने का सिंपल सा एक रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। नोट्स बनाने का एक रूल क्या है कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और वो आपको याद नहीं होती हैं उनको आप नोट कीजिए। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। जो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है, जो इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको अगर याद ना हो तो उसको जैसा मर्जी वैसा लिखिए, कम से कम शब्दों में जैसा मर्जी वैसा लिखिए, बस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग साफ़ है, आपकी राइटिंग बेकार है, आपने एक ही पेन से लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 4 पेज के नोट्स बनाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं बार बार, चाहे उसको हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई सिंबल अपना बना लीजिए, ऐसे ऐसे कुछ जैसा आपका मन करे वैसा लिखिए। ठीक है, कोई नियम नहीं होता है। आपको किसी को दिखा के गुड थोड़ी ना लेना है, या आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे ये नोट्स दिखाएंगे, मैं आपको गुड दूंगा, और गुड देने के बाद आप उसको इकट्ठा करेंगे, फिर सब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, देखो मेरे नोट्स में तो 20 गुड हैं और तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे केवल 5 ही हैं, और फिर सब हंसेंगे। ऐसा ये थोड़ी ना है, ये तो बचपन की बात थी। कि हमारे कितने गुड हैं, तुम्हारे कितने गुड हैं। आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगला आता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये पहली बात, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO के द्वारा। कभी अगर पूछ ले ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो WMO के द्वारा, एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा। इसमें 195 मेंबर स्टेट्स हैं। इसको हो सकता है कि आप अपडेट कर लेना, ये वैसे तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चाहो तो एक बार इसको देख लेना। और अभी तक आप देखिए, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। इस फोर्थ रिपोर्ट से काफ़ी बार पैराग्राफ भी बनता है। ठीक है, ये जो फोर्थ रिपोर्ट है 2007 की, इससे पैराग्राफ का सवाल भी पेपर में बना है, पेपर टू में भी बना है। पेपर 1 में तो आता ही आता है, पेपर 2 में भी इससे सवाल आया है। अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी, तो उसके लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ रिपोर्ट कब आई, 2014 में। सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट 21-22 के समय पर आई। तो ये बस याद रखना कौन सी रिपोर्ट किस समय पर आई है। ठीक है, इसके बाद आता है WCED। WCED का मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम आमतौर पे इसे हम ब्रुटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ब्रुटलैंड कमीशन, ग्रो हार्ले ब्रुटलैंड, ये जो थी, इन्होंने, ये इसकी चेयरपर्सन थी, और इसी वजह से इस कमीशन को ब्रुटलैंड कमीशन भी कहते हैं, 1983 में जो कि हुआ था। ठीक है, इस रिपोर्ट की क्या खास, इसमें से एक रिपोर्ट भी निकल के आती है इसके रिसर्च से, जिसको अवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं। इस रिपोर्ट की और इस कमीशन की, ये जो ब्रुटलैंड कमीशन है,
इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चर्चा की गई, साथ ही इसमें इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस के प्रोटेक्शन, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे प्रभावित होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs हमने डिसाइड किए हैं वो इससे भी इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। अवर कॉमन फ्यूचर है जो इससे रिपोर्ट निकल के आती है। ये रिपोर्ट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि किस कमीशन से या किस कॉन्फ्रेंस से ये रिपोर्ट निकल के आई, तो ब्रोटलैंड कमीशन है। रिपोर्ट का नाम अवर कॉमन फ्यूचर है। ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखना। और ये जो रिपोर्ट है, जब ये कमीशन भी जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया अक्टूबर 1987 में। क्लियर, ये बात आप इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में रियो समिट भी कहते हैं। वैसे ऑफिशियल इसका नाम UNCED है, UNCED। किसी भी रिपोर्ट में जो IPCC की कोई सी भी रिपोर्ट है उसको आप बहुत डिटेल में भी देख सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए ही तो कोई भी रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, समझे बात। UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। इसी वजह से इसको रियो समिट भी कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? 3 से 14 जून के बीच में 1992 में। एग्जाम में डायरेक्ट ये आता है कि अर्थ समिट या रियो समिट। कब? 1992 में ये समिट हुई थी। अब ये जो समिट है, इस समिट से कुछ खास बातें सामने निकल के आती हैं। ये हैं जो कि 3 और 3 6। इस समिट से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने निकल के आते हैं और साथ ही कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हैं। बाइंडिंग एग्रीमेंट्स का मतलब, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब है जो इससे जुड़े हुए कंट्रीज होंगे उनको वो मानना ही मानना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? कुछ इसके रिपोर्ट्स हैं। पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसके एक डॉक्यूमेंट है। एजेंडा 21, ये जो 21 है, इसमें एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है कि जो इसकी एक रिपोर्ट है एजेंडा 21 नाम की, रियो समिट की, अर्थ समिट की, इस एजेंडा 21 में 21 का क्या मतलब है? 21 का मतलब है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी। ये 21वीं सदी के लिए इसमें गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, और इसमें जो भी बातें की गई हैं, जो भी रिसर्च है, वो किसके लिए है? 21st सेंचुरी के लिए है, जिसमें हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 21 का मतलब 21st सेंचुरी है। फॉरेस्ट से संबंधित फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की एक डॉक्यूमेंट है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं इसमें। ओके, और अगर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स की बात करें तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता या जैविक विविधता से संबंधित इसमें कन्वेंशन है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए 1992 के बाद इन्वायरमेंट से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित जो भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल होता है वो UNFCCC के अंडर आता है। इसके आगे आप कुछ और भी नाम देखेंगे जो UNFCCC के अंडर ही आते हैं। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित इनका एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से कॉम्बैट, कैसे मरुस्थलीकरण को कम किया जा सके। तो ये 3 इनके लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हैं, और एग्रीमेंट्स हैं, और ये 3 डॉक्यूमेंट इससे निकल। ये नाम याद रखना 6 के 6 कि ये 1992 के या रियो समिट के आउटकम्स हैं, इसके आउटपुट हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल
1997 में, फिर उसके बाद इसका एक्सटेंशन हुआ। 1997 में अगर क्योटो प्रोटोकॉल होता है और ये एनवायरनमेंट से संबंधित है तो ये किस कॉन्फ्रेंस के अंदर आएगा? UNFCCC, जो 1992 में रियो समिट हुआ था उसका एक पार्ट है UNFCCC। तो CCC का मतलब UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोटोकॉल है। तो ये किसके अंडर आएगा? UNFCCC के अंडर। 1992 के बाद, 1992 के बाद जो क्लाइमेट से संबंधित कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स होंगे वो UNFCCC के अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो जापान में है, ठीक है, जापान में है ये क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये वहीं पर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। किस वजह से, किस लिए हुआ है ये? ग्रीन हाउस इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को पर रोक लगाने की इसमें बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो CO2 का इमिशन ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इन पर रोक लगाने पर, इन पर कंट्रोल करने की बात इसमें की गई है। अब देखिए ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? पहले बात तो ये समझिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये है सूर्य। सूर्य से जो किरणें आती हैं, सनरेज आती हैं, जिनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है। और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेंगी, करेक्ट। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल हैं जिनको हम SPM भी कहते हैं, इसमें गैसेस हैं, इसमें वाटर वेपर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो ये जो सनरेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती हैं, पहले ये एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है? पहले कुछ एनर्जी या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वापस, कुछ यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ स्कैटरिंग होगी। ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर की पार्टिकल्स की वजह से होगा, ठीक है। इसके बाद जो एनर्जी टकराकर वापस जाना चाहेगी इस तरह से, तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जिसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, जिसमें गैसेस भी हैं और जिसमें वाटर वेपर भी हैं, मुख्य रूप से आप ध्यान देना CO2 और वाटर वेपर, जलवाष्प, ये ऐसी गैसेस हैं। डस्ट पार्टिकल का भी रोल होता है लेकिन हम गैसेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये सरफेस से टकराकर वापस जाने वाला जो रेडिएशन है, जिसको हम आउटगोइंग रेडिएशन या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये CO2 और वाटर वेपर, जलवाष्प, इसको रोक लेते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अगर ये सरफेस से टकराकर एनर्जी वापस नहीं जाएगी, स्पेस में वापस नहीं जाएगी, तो क्या होगा? पृथ्वी का जो वातावरण है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये गर्म रहेगा क्योंकि एनर्जी अंदर ही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खाना गर्म है। अगर खाना गर्म है, आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो एनर्जी अंदर ही है ना। ठंडा होगा लेकिन उसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, उसके ऊपर ढक्कन है। लेकिन अगर आप खाने से ढक्कन हटा देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है। ये जो डस्ट पार्टिकल गैसेस, जिसमें गैसेस में CO2 और ये वाटर वेपर हैं, ये एटमॉस्फेयर में एक तरीके से ढक्कन लगा देते हैं। एनर्जी अंदर आ जाती है, टकराकर वापस जाना चाहती है, उसको रोक लेते हैं। अब रोक लिया, ठीक है, क्या होगा? गर्मी होगी, क्योंकि ये अब जो डस्ट पार्टिकल गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब कर लेंगे उस एनर्जी को। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग में शब्द कहाँ से आया? ग्रीन हाउस। अभी तक ग्रीन हाउस तो शब्द है, हम ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ग्लोबल लेवल पर ये फिनोमिना होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, गर्मी बढ़ेगी, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक्चुअल में देखिए एक
ग्लास हाउस होता है, ठीक है। हाई लैटिट्यूड में, उच्च अक्षांशों में होता क्या है, ठीक है, एक ग्लास हाउस है जो हाई लैटिट्यूड में, उच्च अक्षांशों में है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में, या फिर जो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, रेनफॉल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लास हाउस बनाते हैं, कांच का घर बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो ठंडे क्षेत्र हैं, कभी अगर मूवीज़ में भी देखा है, तो ठंडे जो प्रदेश हैं, ठंडे जो क्षेत्र हैं, देश हैं, हाई लैटिट्यूड में वहाँ पर घरों में कांच का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इंडिया में कांच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। हम पुराने समय में भी अगर बनाते थे तो हम मिट्टी का इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादा ठंडी रहती है। अब तो खैर करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है ऐसा सब। लेकिन विदेशों में जहाँ ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कांच के ज़्यादा घर बनाते हैं। क्यों? एनर्जी कांच के अंदर आ जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती है। अब ऐसा ही कुछ वेजिटेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर किया, क्योंकि किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वनस्पति को ग्रो करने के लिए। एक तापमान, सूर्य का तापमान, दूसरा पानी। पानी तो चलिए जैसे तैसे करके ये इनको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन सूर्य का तापमान, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ग्लास हाउस बनाते हैं जिसके अंदर बीजों को उगाएंगे, ठीक है। सूर्य की जितनी भी एनर्जी होगी अंदर आएगी, लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ग्लास उसको बाहर नहीं जाने देगा, वापस अंदर ही भेज देगा, जिसकी वजह से अंदर तापमान मेंटेन रहता है और ये ग्रो कर पाते हैं। जो यहाँ पर वेजिटेशन ये लगाते हैं, ये ग्रो कर पाते हैं। तो ठीक ऐसा ही इफेक्ट, ऐसा ही ग्लास इफेक्ट हमें एटमॉस्फेयर के चारों तरफ, एटमॉस्फेयर की वजह से दिखाई देता है पृथ्वी में। और इस ग्लास हाउस में, इस ग्लास की वजह से ये ग्रीन रहता है, ग्रीनरी रहती है। क्यों? वेजिटेशन को ग्रो करने के सुटेबल एनवायरनमेंट मिला है इस वजह से ग्रीन रहता है। तो ऐसा ही इफेक्ट हमें अगर पृथ्वी के स्तर पर दिखाई दे रहा है तो उसको हमने वही नाम दे दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी हाउस का इफेक्ट हमें पूरी पृथ्वी पर नजर आ रहा है। डस्ट पार्टिकल, गैसेस, वाटर वेपर, गैसेस के स्तर पे CO2 और वाटर वेपर की वजह से, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसी वजह से इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, हरित गैसेस बोलते हैं। हरित ऊष्मा प्रभाव ये है, हरित गृह प्रभाव, सॉरी, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में यही ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रोकने की बात की गई है। अब देखिए, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल तरीके से हो, नेचुरल लेवल तक हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज औसतन बना रहेगा, हमारे लिए ठीक है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ये हमारे लिए गलत कब हो जाता है? जब मनुष्य की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन, फ्यूल का कंजम्पशन, जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जीवावशेषों को जलाते हैं जिससे कार्बन रिलीज होता है, ये सभी कार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है, गैसेस का जो रेशियो है वो बदल रहा है। तो इन सभी कारणों की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा, अब नेचुरल तरीके से ज़्यादा, ठीक है, जो नेचुरल ये एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाना था उससे ज़्यादा एनर्जी अब ट्रैप की गई है और रोकी गई है, टेम्परेचर बढ़ा है, तब जाके ये हमारे लिए गलत हो जाता है। अदरवाइज ये नॉर्मली ठीक है, गलत नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो गलत हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमने ये क्योटो प्रोटोकॉल किया कि ग्रीन हाउस का इमिशन जो है हमें रोकना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, कनाडा ने इसमें आगे चलकर विड्रॉ कर लिया था। इसका हमने पहले टारगेट रखा था शुरू में 2012 तक कि हम 2012 तक ये काम कर लेंगे, लेकिन जब लगा कि अरे अब नहीं हो पाएगा तो फिर हम इसका चलिए आगे एक एक्सटेंशन करते हैं, काम बढ़ाते हैं। जैसे PhD में भी ऐसा होता है ना, शुरुआत के 3 साल लगता है कि एकदम कर लेंगे, फिर नहीं होता तो फिर एक्सटेंशन लेते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए कौन कौन सी गैसेस के कंट्रोल पर बात की गई, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड। और ये जो नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड है ना, ये शुरुआती जब इसका टारगेट रखा गया था उस समय पर नहीं थी। जब एक्सटेंशन हुआ 2012 से 2020 के बीच में, तब ये जो गैस है इसको इंक्लूड किया गया था। ओके,
जो सेकंड राउंड इसका शुरू हुआ था, और जो ये सेकंड एक्सटेंशन हुआ था दोहा में हुआ था, दोहा एग्रीमेंट के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? इसमें क्या क्या बातें की गई हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, कि हमें 1990 के लेवल पर जो कार्बन का इमिशन था ना, इस लेवल से हमें 5.2% कार्बन का इमिशन पर रोक लगानी है, कट करना है इसको। ओके, और ये जो प्रोटोकॉल है इफेक्टिव हुआ था 1999 से, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको, 2005 से ये रेक्टिफाई हुआ था, 2012 तक हमें इसे पूरा करना था, लेकिन 2012 तक पूरा नहीं हो पाया, तो हमने इसमें एक्सटेंशन लिया। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। इफेक्टिव हुआ है क्योटो जापान में हुआ है 11 दिसंबर 1997 में, इफेक्टिव हुआ, लेकिन साइन तो 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, इफेक्टिव 16 फरवरी 2005 में हुआ, और आगे चलकर इसको 2012 तक हमें पूरा करना था, नहीं हो पाया, इसलिए एक्सटेंशन लिया 2012 से लेकर 2020 तक। ये इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पीरियड है। एक्सटेंशन कहाँ हुआ था? दोहा में एक्सटेंशन हुआ था, दोहा कतर, कतर की राजधानी है दोहा। तो यहाँ पर ये फिर से सभी मेंबर स्टेट मिले और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें अब एक एक्सटेंशन लेना चाहिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। समझ रहे बात? तो ये दोहा एग्रीमेंट के समय पर हुआ था, कतर की राजधानी दोहा में। ये भी एग्जाम में आता है। 2008 से लेकर 2012 तक पहला टाइम पीरियड है। ग्रीन हाउस गैसेस को के इमिशन को 5.2% तक रिड्यूस करने की बात की गई थी, कि जो लेवल हमारा 1990 पर था वही हमें प्राप्त करना है। ये इसमें मेन बात है याद रखने वाली, और दूसरी बात ये है इसमें मेन याद रखने वाली। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो इसका कमिटमेंट पीरियड शुरू हुआ 2012 से लेकर 2020 तक। ओके, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब छोड़ के चले गए। जिनमें से कनाडा भी एक है जिसने विड्रॉ कर लिया। अब क्यों छोड़कर चले गए, ये सोचने वाली बात है। कार्बन के इमिशन पर रोक लगाई है क्योंकि इसमें, और कार्बन का इमिशन का क्या मतलब है कि हमें अपने फैक्ट्रीज और जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पर रोक लगानी होगी। अगर हम अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर रोक लगा देंगे तो क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा है। तो इस वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे रुकेगा। अगर हम अपने कार्बन के इमिशन को रोकेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो बैकवर्ड कंडीशन में जाएगी। ठीक है, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इस वजह से कनाडा जैसे शहरों ने इससे विड्रॉ कर लिया, जो सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट हुआ था उस समय पर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, 37 कंट्रीज़ ने इसके जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और बेलारूस, ये कई सारी देखिए कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखना। और ये जो कंट्रीज़ हैं दे मे विड्रॉ फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल और नॉट पुट इनटू लीगल फोर्स फॉर द अमेंडमेंट विद सेकेंड राउंड। जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, ये जो पार्टिसिपेट हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया क्योटो के फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड टारगेट इन्होंने नहीं लिया। कनाडा ने विड्रॉ कर लिया। कनाडा से सवाल ज़्यादा पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आता है 2004 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई? बताइए, क्या आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है 2004 में हुई थी। 2004 में 17 दिसंबर 6 से 17 दिसंबर 2004 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। ठीक है, COP10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट हैं ये जब मिलते हैं ना तो उसको इन्होंने अच्छा नाम दिया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
तो कब मिले ये? 10वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में मिले, मतलब 10वीं मीटिंग है। COP10 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और इसका ओवरऑल मतलब 10वीं मीटिंग है, 10वीं बार जब मिले। ठीक है, समझ रहे बात? और ये क्यों हुआ है, इसका सिंपल सा एक रीज़न है, टू प्रोमोट डेवलपिंग कंट्री बेटर एडॉप्टेशन, बेटर एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। द ब्यूनस आयर एक्शन प्लान इसमें दिया गया था। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं की हुई हैं, जैसे इंडिया भी है, ग्रो कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको उनको एक बेटर एडॉप्टेशन कैसे करना है, इसके लिए एक एक्शन प्लान इसमें तैयार किया गया था, ब्यूनस आयर्स एक्शन प्लान। ठीक है, और इसमें जो इसके साथ ही साथ डिस्कस किया गया था, डिस्कसिंग द पोस्ट क्योटो मैकेनिज्म, इस पर भी इसमें डिस्कशन किया गया था। ठीक है, बस ये आप इसमें ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। पेरिस क्लाइमेट चेंज है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है 2015, COP21 है, मतलब 21वीं मीटिंग में मिले थे। ड्राफ्ट हुआ था 2015 में, साइन 2016 में, पेरिस फ्रांस में ही हुआ था, इफेक्टिव हुआ ये 4 नवंबर 2016 से। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखना। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्लाइमेट अकॉर्ड भी कह सकते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन, एडॉप्टेशन, फाइनेंस के ऊपर बात की गई है, ये आपको इसमें बस ध्यान रखना है, 3 शब्द, क्लाइमेट मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। अब इसके बाद आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कुछ गोल्स हैं जो हमें पूरे करने हैं, जैसे आपके भी अपने गोल होंगे ना, वैसे ही हर कंट्री के अपने गोल होते हैं, हर इंसान के अपने गोल होते हैं, वैश्विक स्तर पर कुछ हमारे गोल हैं, तो उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोला है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिनको 2012 तक हमें 2015 तक हमें पूरा करना था। ये जो गोल है, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, 2000 से लेकर के 2015 तक हमें इन्हें पूरा करना था। ओके, इसमें जो याद रखने वाली बात है, मिलेनियम समिट हुई थी 8 सितंबर 2000 को, सन 2000 को, ये फ्रॉम 6 से 8 सितंबर के बीच में 2000 में, जिसमें हमने कुछ अपने टारगेट्स रखे, कुछ गोल रखे कि ये हमें पूरे करने 2015 तक कैसी भी हाल में। 189 इसमें मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। क्या थे वो, देखिए, ये हमारे सामने कुछ टारगेट्स हैं। तो टोटल इसमें 8 टारगेट डिसाइड किए गए कि ये टारगेट हमें अचीव करने हैं कैसे भी करके। ठीक है, कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा के बाद जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी के बाद जो चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, शिशु मृत्यु हो जाती है, वो उसको कम करना है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और जो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, HIV, एड्स, मलेरिया, इस तरह की जो डिजीज़ हैं, इनसे हमें लड़ना है, इनको ख़त्म करना है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, और सभी को बराबर मात्रा में पार्टनरशिप डेवलपमेंट, सभी को इसका अधिकार है, हर व्यक्ति डेवलप कर सके, हर व्यक्ति अपने आप को ग्रो कर सके, प्रमोट कर सके, तो इस सबको इसका अधिकार है। तो ये 8 इसमें टारगेट दिए गए हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। समझ रहे बात? क्लियर? इसके बाद अच्छा, ये ध्यान रखना सीक्वेंस में, एक तो याद रखना और दूसरा सीक्वेंस में, इसीलिए इनको मैंने इस तरह से बताया कि आपको याद रहे। देखिए, सबसे पहले भूख, भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो जब तक भूख कंप्लीट नहीं होगी, आप बाकी चीज़ें उसको सिखाइए, कुछ नहीं होगा। पहले भूख खत्म होनी चाहिए, भूख के बाद तब शिक्षा, तब ज्ञान दीजिए। जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान से क्या होगा कि जेंडर इक्वलिटी है, ये समझ में आएगी बात। जेंडर इक्वलिटी होगी, जेंडर इक्वलिटी कब होगी? जब जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है उसको हम कम करेंगे। चाइल्ड मॉर्टेलिटी कब कम होगी, मतलब जो शिशु मृत्यु कब कम होगी? जब माँ की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो हेल्थ के साथ साथ हमें दूसरी जो डिजीज़ हैं, HIV, एड्स, मलेरिया, इन सब पर भी ध्यान देना है। इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, साथ ही साथ लोगों पर भी ध्यान दो, सबको अधिकार मिले।
है ना। तो ये इससे इस तरह से आप राइमिंग में सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, सीक्वेंस में ध्यान रखना। आगे आते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कुछ और गोल्स हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो यूनिट है आई थिंक ये आज कंप्लीट हो जाएगी या फिर ये कल हो जाएगी कंप्लीट। इसके कुछ लेक्चर्स हम आगे भी करेंगे, जैसे हम यूट्यूब में कर रहे हैं ना, तो उस तरह से भी हम करेंगे, वहाँ पर भी कुछ करेंगे, इसलिए 2-3 लेक्चर वहाँ पर भी होंगे तो हो जाएगी फिर उसके बाद कंप्लीट, ठीक है। तो इसके 2-3 लेक्चर अभी यूट्यूब में भी होंगे। यहाँ पर ये बस कल से हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, प्लांट सिस्टम, एनिमल सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये जो टॉपिक हैं हम यूट्यूब में भी करने वाले हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। अब इसमें देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें 17 गोल हैं, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं, ठीक है। और ये इनको एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें 2030 तक हमें कंप्लीट करना है, ओके। ये आप इसको ध्यान रखना, इसमें ये सबसे अच्छी बात है ध्यान रखने वाली कि 2030 तक हमें इनको कंप्लीट करना है। कौन कौन से हैं वो 17 गोल, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सीक्वेंस में ही एग्जाम में आएंगे, या फिर आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, गोल अलग है, टारगेट अलग है। गोल्स इसमें देखिए 17 हैं और 169 टारगेट्स हैं। टारगेट्स गोल्स के अंदर भी कुछ और सब गोल होंगे जिनको टारगेट बोल दिया है, तो वो टारगेट है 169। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह की इसमें बातें की गई हैं। और थोड़ा दूर से अगर देखें तो क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस तरह की और भी चीज़ें हैं। टोटल 17 बातें इसमें की गई हैं, ठीक है। अगर आपको आसपास का भी कुछ याद रहेगा ना तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, reducing inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, justice, peace, strong institution, partnership for the goals, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें की गई हैं। तो जितने भी आज हमने ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स देखे हैं, आप एग्ज़ाम में PYQs उठा करके देख लीजिए, इनसे ही सवाल आपको दिखेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइव नहीं देख पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, आप उसको देखिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए उसको। सबसे पहले देखिए हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कवर किया, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट डे, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज, फिर ये WCED जिसमें ब्रोटलैंड कमीशन है, आवर कॉमन फ्यूचर है, रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमने देखा 2004 का एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इनके अलावा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। पेपर 1 में भी आता है, क्योंकि पेपर वन में भी आपको एनवायरनमेंट की यूनिट मिलेगी ना, तो इसलिए वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब इसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, सुबह की क्लास में, फिर उसके बाद शाम की क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।